आप सभी लोगों का रामजी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे जैव अणु चैप्टर की, और जैव अणु चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ लिया था ग्लूकोज, अल्फा एमिनो और प्रोटीन। फाइनली हमने प्रोटीन भी खत्म कर लिया है। प्रोटीन के बाद में अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे अगला हमें जैव अणु पढ़ने को मिलता है न्यूक्लिक अम्ल। तो आज बच्चों हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के विषय में पढ़ेंगे, क्या होता है न्यूक्लिक अम्ल, आइए उसको जानते हैं। बच्चों देखिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? मिश्र ने की थी। इसकी खोज किसने की थी बच्चों? इसकी खोज की थी मिश्र ने, इन्होंने की थी न्यूक्लिक अम्ल। कहां पर की थी इन्होंने? जो हमारे शरीर की जो पस सेल्स होती हैं, पस सेल्स, पस कोशिकाएं, उनके केंद्रक में इसको दिखा था न्यूक्लिक अम्ल को। तो चूंकि ये केंद्रक से प्राप्त होता है, न्यूक्लियस से प्राप्त होता है, नाभिक से प्राप्त होता है, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। क्या रखा? न्यूक्लिक अम्ल। कहां से प्राप्त किया इन्होंने? जो हमारी पस सेल्स होती हैं, पस सेल्स को, जो भी हमारी पस सेल्स की कोशिकाएं होती हैं, उनके केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? मिश्र ने की थी। अब बच्चों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल के घटक की। न्यूक्लिक अम्ल के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल के 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। एक होता है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप या समूह। एक होता है फॉस्फेट समूह, दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षारक, और अगला होता है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा। तो न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य रूप से कितने घटक हैं बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल के मुख्य रूप से 3 घटक हैं। एक तो हो गया फॉस्फेट समूह, एक हो गया नाइट्रोजनी क्षारक, और एक हो गया पेंटोज शर्करा। अब बात कर ले, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पेंटोज शुगर से। चलो पहले फॉस्फेट समूह ही देख लीजिए। फॉस्फेट समूह क्या होता है? फॉस्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल के ये मुख्य रूप से 3 घटक हैं। एक तो फॉस्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल, दूसरा नाइट्रोजनस बेस होता है, और तीसरा होता है पेंटोज शुगर। तो बच्चों अगर फॉस्फेट ग्रुप की बात कर लें, तो फॉस्फेट ग्रुप यानी फास्फोरिक अम्ल से मिलेगा। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला होता है, आप सभी जानते होंगे, H3PO4। ये होता है फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला। किसका फार्मूला होता है बच्चों? ये फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला होता है। तो देखिए जरा, इसमें अगर हम बात करें फास्फोरिक अम्ल में, ये फास्फोरस हो गया, इससे 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड OH। अब बचा एक ऑक्सीजन, तो उसको डबल बॉन्ड से अटैच कर दीजिए। ये हो गई बच्चों स्ट्रक्चर फास्फोरिक अम्ल की। फास्फोरिक अम्ल में क्या उपस्थित होता है? फास्फोरिक अम्ल में पंचसंयोजी फास्फोरस, पंचसंयोजी, संयोजकता देखो 1 2 3 2 5, तो पंचसंयोजी फास्फोरस के साथ साथ 3 एक संयोजी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 एक संयोजी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन समूह उपस्थित होता है। फिर से जरा ध्यान से समझो। फास्फेट समूह में पंचसंयोजी फास्फोरस से 3 एक संयोजी हाइड्रोक्सिल समूह और एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन समूह जुड़ा होता है। फास्फोरस, सॉरी, हाँ, ये फास्फेट समूह की बात कर ली, यानी फास्फोरिक अम्ल की बात कर ली। फास्फोरिक अम्ल में इतना ही। अब इसके बाद में आप बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारक की। तो बच्चों नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक, न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं प्यूरिन। ये कौन से होते हैं? एक होते हैं प्यूरिन, और एक होते हैं बच्चों पिरिमिडीन। एक ये होते हैं।
एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडिन। बच्चों प्यूरिन में क्या होता है, प्यूरिन में एक विषम चक्री, कौन सी विषम चक्री 6 सदस्यीय रिंग के साथ साथ, विषम चक्री 6 सदस्यीय रिंग के साथ साथ पंच संयोजी इमाइडाजोल की रिंग जुड़ी होती है। ध्यान से समझो क्या होता है, इसमें एक 6 सदस्य विषम चक्री 6 सदस्यीय रिंग के साथ साथ पंच संयोजी इमाइडाजोल की रिंग संयुक्त होती है इसमें प्यूरिन में। जैसे ये मान लो नाइट्रोजन है, ध्यान देना, ये कार्बन, फिर नाइट्रोजन और कार्बन। तो इसके साथ साथ और क्या होता है, इसके साथ साथ, या अगर ऐसे ना बनाना चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। जैसे एक नाइट्रोजन आपने यहाँ दिखाया, ये कार्बन ऐसे बढ़ाओ, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ, ये हो गई कौन सी, ये हो गई 6 सदस्यीय। अब इसमें आइए चलिए डबल बॉन्ड समझते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होगा। पहले एक पंच संयोजी बना लेते हैं, N, ये देखिए पंच संयोजी। अब इसके बाद में बाकी जगह आप हाइड्रोजन लगा लीजिए, इसकी वैलेंसी पूरी कर दे रहे हैं। जरा देखिए, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। अब जरा का नाइट्रोजन का काउंट करो, 1 2 3 वैलेंसी, इस वाले 1 2 3 वैलेंसी, इस वाले कार्बन की 1 2 3, एक H चाहो तो नीचे अटैच कर दो। इस वाले, ओहो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कार्बन करो, नहीं गड़बड़ हो रहा है बच्चों। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्ट्रक्चर है प्यूरिन की। प्यूरिन में आपको याद रखना है कि 2 नाइट्रोजन इस वाले रिंग से, ये जो 6 सदस्यीय हेक्सागोनल 6 सदस्यीय विषम चक्रीय रिंग है, उसमें 2 नाइट्रोजन और 2 इमाइडाजोल में। इसमें क्या होता है जरा देखिए, इसमें वैलेंसी चेक कर लीजिए आप लोग। नाइट्रोजन की 1 2 3 और बाकी यहाँ कार्बन की वैलेंसी संतुष्ट है, हाइड्रोजन आप लगा लेना अपने हिसाब से। 1 2 3 है तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा लेना। इसमें देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन, ये नाइट्रोजन है। तो ये स्ट्रक्चर है प्यूरिन की। ये वाली आप किसी सामने जो स्ट्रक्चर बनी है, ये स्ट्रक्चर किसकी है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है प्यूरिन की। किसकी स्ट्रक्चर है बच्चों, प्यूरिन की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है, प्यूरिन की। अब प्यूरिन की स्ट्रक्चर में एक बात बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो नंबर दिए जाते हैं वो बहुत ज्यादा आपको दिमाग से देखना है। इसको देखिए, बहुत दिमाग से सोचना है इसके नंबर को, बहुत दिमाग से, क्योंकि अक्सर बच्चे नंबर देने में गलती कर जाते हैं। बच्चों यहाँ देखिए, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसको आपको पहला नंबर देना, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, फिर 7वां 8वां 9वां, ऐसे चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से हम प्यूरिन को नंबर देते हैं। अच्छा, ये तो हो गई प्यूरिन। प्यूरिन क्या है, विषम चक्रीय नाइट्रोजन की 6 सदस्यीय रिंग होती है, जिसमें पंच संयोजी इमाइडाजोल की रिंग संयुक्त होती है। अब इसके बाद में कर लेते हैं बात पिरिमिडीन की। तो पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। पिरिमिडीन में क्या होता है बच्चों, पिरिमिडीन में ध्यान देना जरा। पिरिमिडीन में नंबर जो देना है आपको, यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से नंबर दिए जाते हैं। तो बच्चों कुल मिला के न्यूक्लिक अम्ल में हमने घटकों की बात की। न्यूक्लिक अम्ल के निम्न 3 घटक है। नंबर 1 फास्फेट समूह, नंबर 2 नाइट्रोजनी क्षारक, नंबर 3 पेंटोज शर्करा। अब फास्फेट समूह की अगर बात कर लें तो फास्फेट समूह इट मींस फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड में क्या होता है हम पहले से बता चुके हैं। नाइट्रोजनी क्षारक में आपको बताया कि नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के, एक तो प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन में आपको बता चुके हैं कि विषम चक्रीय 6 सदस्यीय रिंग के साथ साथ पंच सदस्यीय इमाइडाजोल की रिंग संयुक्त होती है। तो ये इस प्रकार से प्यूरिन हो गया और ये हो गया बच्चों पिरिमिडीन। अब इसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे पेंटोज शर्करा की। किसकी बात करेंगे,
इसके बाद में बच्चों हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की। देखो जो पेंटोज शुगर होती है ये भी आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पेंटोज जो शर्करा होती है कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर एक होती है डीऑक्सीराइबोज, बल्कि अच्छे से और लिखा जाए तो 2-डीऑक्सी राइबोज। और एक होती है राइबोज। राइबोज शर्करा। ये कौन सी? 2-डीऑक्सी शर्करा। एक कौन सी बताइए बच्चों? 2-डीऑक्सीराइबोज। और एक कौन सी बताइए? राइबोज। बच्चों 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा का जो फार्मूला होता है वो होता है C5H10O4, ये होता है। और जो राइबोज होता है उसका होता है C5H10O5। ये अंतर है डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा में, इतना अंतर है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में 5 कार्बन होते हैं, 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, मतलब, और इसमें देख लीजिए 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन। इस वाले में जरा ध्यान देना, राइबोज शुगर में प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अटैच होता है। इसमें क्या बताया? प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अटैच होता है। जबकि इसमें क्या होता है? प्रत्येक कार्बन से नहीं, 4 कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अटैच होता है, और 1 कार्बन से केवल 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ऑक्सीजन नहीं। कौन से कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता है बच्चों? तो याद रखना, लिखा है हमने क्या? 2D, मतलब दूसरे वाले कार्बन से ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, दूसरे वाले कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता है। आइए इसलिए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CHO सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड C, OH, सिंगल बॉन्ड CH2, OH। ध्यान दो जरा, इसमें बच्चों कार्बन को आपको काउंट करना है। कार्बन कितने हैं? जैसा कि कार्बन आपको होता है 5, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। हाइड्रोजन जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जरा काउंट करो, 1 2 3 4। तो यानी सेकंड वाले कार्बन पर, ये वाले कार्बन पर ऑक्सीजन है नहीं, इससे इसको हम क्या कहते हैं? 2-डीऑक्सीराइबोज। अब बात कर लेते हैं राइबोज शर्करा। तो चलिए राइबोज शर्करा के विषय में जान लेते हैं। राइबोज शर्करा में क्या होता है बच्चों? CHO सिंगल बॉन्ड C, OH, COH, COH, सिंगल बॉन्ड COH, H और H। ये है। इसमें देखिए 5 कार्बन से आपका ऑक्सीजन एटम अटैच। तो ये हो गई हमारी शर्करा की जो बात हम कर रहे थे। अब एक बार जरा ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ा सा और क्या छोटा किया जाए इसको। हाँ अब ठीक है बच्चों। देखिए न्यूक्लिक अम्ल के हमने घटक बताया, न्यूक्लिक अम्ल की खोज मिश्र ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल के हमने 3 घटक होते हैं महत्वपूर्ण। एक तो होता है फास्फेट समूह, दूसरा होता है नाइट्रोजन क्षारक, तीसरा होता है पेंटोज शर्करा। बच्चों फास्फेट समूह मतलब फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षारक मतलब प्यूरिन, पिरिमिडिन, 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडिन क्या होता है, इस पर हमने चर्चा की। अब इसके बाद में हम बात करते हैं शर्करा की। तो पेंटोज शर्करा आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कौन सी? एक होती है बच्चों 2-डीऑक्सीराइबोज और एक होती है राइबोज। तो 2-डीऑक्सीराइबोज में दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता है, जबकि राइबोज शर्करा में हर एक कार्बन पर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है।
हाँ तो बच्चों ये आप लोगों को न्यूक्लिक अम्ल के घटक समझ में आ गए होंगे। अब चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। देखिए दो शब्दों को और हमें अच्छे से जानना है, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। एक होता है न्यूक्लियोसाइट। ये कौन सा होता है? न्यूक्लियोसाइट। और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। ये दो और शब्द अच्छे से सीख लो, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों को आप और अच्छे से सीख लीजिए। बच्चों न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखिए जब कोई नाइट्रोजनी जब कोई नाइट्रोजनी क्षारक जब कोई नाइट्रोजनी क्षारक, बच्चों नाइट्रोजनी क्षारक की अगर बात कर लें तो थोड़ा सा इसमें और आ जाते हैं यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम देखें न्यूक्लिक अम्ल में प्यूरिन और pyrimidine नाइट्रोजनी क्षारक की बात की। प्यूरिन में मुख्य रूप से आपको दो को जानना है। एक कौन सा जानना है बच्चों? एक ध्यान देना, प्यूरिन में आपको मुख्य रूप से दो क्वेश्चन जानना है। एक जानना है आपको कौन सा? एक जानना है आपको एडेनिन। एक होता है एडेनिन, इनके स्ट्रक्चर से हालांकि आपको कोई मतलब नहीं। और दूसरा बच्चों होता है ग्वानिन। एक हो गया एडेनिन और दूसरा हो गया ग्वानिन, ये याद रखना जरा। एक एडेनिन, दूसरा कौन सा हो गया? ग्वानिन। अब इसके बाद में आ जाओ इसमें देख लीजिए जरा, pyrimidine की बात कर लें तो pyrimidine तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते तो आपको ज्यादा है, लेकिन आपको इस न्यूक्लिक अम्ल चैप्टर में प्यूरिन में दो याद रखने हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन। और pyrimidine में याद रखना है आपको साइटोसिन नंबर 2, साइटोसिन के साथ साथ यूरेसिल और एक और होता है बच्चों कौन सा? थायमीन। ये याद रखना। तो कुल मिलाकर नाइट्रोजनस जो बेसिस हैं वो प्यूरिन और pyrimidine हैं। प्यूरिन में मुख्य रूप से आपको लर्न रखना है किसको? मुख्य रूप से लर्न रखना है एडेनिन को। किसको? एडेनिन और ग्वानिन को। और अगर हम बात करें pyrimidine में तो pyrimidine में मुख्य रूप से आपको याद रखना है किसको? मुख्य रूप से याद रखना है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। इतने आपके क्षारक जो हैं वो यहाँ पर काम में आएंगे। तो बात कर रहे थे न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब नाइट्रोजनी क्षारक और कौन? और पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा, कोई एक नाइट्रोजनी क्षारक, अभी आपको मैंने 5 बताए, तो कोई भी एक नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज शर्करा के साथ में मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड। कोई भी एक नाइट्रोजनी क्षारक जो अभी 5 बताए उनमें से कोई भी एक नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज शुगर के साथ में, पेंटोज में कोई भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है और राइबोज भी हो सकती है। तो कोई भी मतलब क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक किसी भी शर्करा के साथ में मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब इसके बाद में न्यूक्लियोसाइड तो आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं। न्यूक्लियोसाइड को आपको बता दिया। अब इसके बाद में हम लोग बच्चों बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह
आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ध्यान समझो, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो बच्चों ये तो था न्यूक्लिक अम्ल के विषय में कुछ घटक, उनके विषय में जानना। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल के वर्गीकरण की। तो चलिए, वर्गीकरण से ही सारा सब कुछ क्लियर होता है। तो अब जानते हैं हम लोग न्यूक्लिक अम्ल का वर्गीकरण। देखिए बच्चों, ध्यान से समझना। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं डीएनए की। तो डीएनए में ध्यान देना कि सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे, देखो पहले हमने ये लिखा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। बच्चों न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक कौन सा हो गया, एक हो गया बच्चों डीएनए, डीएनए, और एक हो गया आरएनए, आरएनए। इसका नाम क्या है, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और ये है राइबो न्यूक्लिक, ये क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो आपसे कोई डीएनए का फुल फॉर्म पूछे तो आप बता सकते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का फुल फॉर्म पूछे तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। बच्चों ये जो न्यूक्लिक अम्ल होता है ये किससे बनता है, तो ये बनता है किसके पॉलीमराइजेशन से, ये बनता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है ये। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं बच्चों, तो न्यूक्लियोटाइड बनते हैं नंबर एक न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड के साथ साथ फास्फेट समूह, फास्फेट समूह, ये दोनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ऐसे यहां भी लिख लेना है, यहां भी बच्चों ध्यान देना। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। इसके आगे हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड किससे बनेंगे, तो न्यूक्लियोसाइड बनते हैं पेंटोज शर्करा से, पेंटोज शर्करा। तो डीएनए में कौन सी पेंटोज शर्करा होती है, डीएनए में होती है 2-डीऑक्सी राइबोज, राइबोज शर्करा, 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा। जैसा कि अभी उसमें बनाकर दिखाया था, फिर से देख लीजिए, CHO CH COH H
COH H और CHHOH। इसको थोड़ा सा ऊपर करके बना दे रहे हैं दोबारा से। OH H। तो डीएनए में कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब बात करते हैं क्षारक की। इसकी बात करते हैं, दूसरा क्या होगा? क्षारक होगा। नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से? एक तो हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पिरिमिडीन। एक तो हो गई प्यूरिन, दूसरा हो गया पिरिमिडीन। प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन में डीएनए में कौन कौन सी होती है? प्यूरिन में डीएनए में एडेनिन मतलब ए, ग्वानिन का मतलब है जी, और पिरिमिडीन में कौन कौन सा डीएनए में उपस्थित होता है? तो साइटोसिन मतलब सी, और थायमीन यानी टी। तो कुल मिला के डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन, यानी AGCT। तो कौन से, अगर आपसे पूछा डीएनए में कौन से क्षारक होते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? तो जवाब है यूरेसिल। आइए इसमें देख लीजिए। इसमें न्यूक्लियोसाइड की बात की जाए तो न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट समूह तो आपको पता है, फास्फेट समूह PO4 एक और माइनस, ठीक है। आइए इसमें देख लीजिए। इसमें जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो पेंटोज शर्करा, इसमें जरा देख लीजिए, पेंटोज शर्करा, और पेंटोज शर्करा के साथ साथ नाइट्रोजनी क्षारक। तो बच्चों इसमें पेंटोज शर्करा कौन सी होती है? राइबोज। कौन सी? राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा का स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए। CHO सिंगल बॉन्ड COH H, सिंगल बॉन्ड COH H, सिंगल बॉन्ड COH H, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये इसमें शर्करा होती है। अब बात कर ले नाइट्रोजनी क्षारक की। तो नाइट्रोजनी क्षारक इसमें भी कौन से? एक तो हो जाएंगे प्यूरिन, एक तो हो गए आपके प्यूरिन, और एक हो गए आपके पिरिमिडीन। एक हो गया प्यूरिन, एक हो गया पिरिमिडीन। प्यूरिन में इसमें बच्चों कौन से होते हैं? वही याद रखो, एडेनिन, ग्वानिन और पिरिमिडीन में कौन से हो गए? साइटोसिन एंड यूरेसिल। फास्फेट समूह में जैसा कि उसमें बताया था PO4 ट्रिपल माइनस। स्ट्रक्चर चाहो तो स्ट्रक्चर बना लो, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये स्ट्रक्चर है। तो आइए बच्चों इसको एक बार देख लेते हैं।
AGCU। हाँ तो बच्चों आज आइए चलिए समझते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बच्चों आपके दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का नाम पूरा क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का नाम क्या है पूरा? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए का नाम हो गया। और आरएनए का नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो गया। क्या हो गया? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। बच्चों जो डीएनए होता है इसका भी निर्माण न्यूक्लियोटाइड से, इसका भी निर्माण न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह। न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में इसमें पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनस बेस, उसमें भी पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनस बेस। अच्छा पेंटोज शर्करा में कौन सी शर्करा होती है? तो ये याद रखना कि पेंटोज शर्करा में इसमें होती है कौन सी? 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा। 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और इसमें क्या होती है? राइबोज शर्करा। क्या होती है? राइबोज शर्करा। अब 2-डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या होता है देख लीजिए आप, दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता है। अगर बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की तो नाइट्रोजनस बेस इसमें कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एजीसीटी होता है। एजीसीटी बच्चों डीएनए में पूछा है कौन कौन से क्षारक होते हैं? एजीसीटी। एजीसीटी। एजीसीटी डीएनए में कौन से क्षारक? एजीसीटी। एजीसीटी मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। अगर हम पूछें किसमें, अगर बात की जाए आरएनए की तो आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शर्करा। डीएनए में कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आरएनए में कौन सी शर्करा? राइबोज। डीएनए में कौन सी शर्करा? 2-डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन से क्षारक? एजीसीटी मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। और आरएनए में कौन से क्षारक? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। बच्चों पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है? पेपर में पूछ दिया जाएगा कि आप बताइए कि आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? तो आरएनए में कौन सा नहीं क्षारक होता है? थायमिन नहीं होता है। अगर पूछ दिया जाए डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है तो डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? यूरेसिल क्षारक नहीं होता है। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? यूरेसिल नहीं होता है। आरएनए में कौन सा नहीं होता है? आरएनए में कौन सा नहीं होता है? आरएनए में थायमिन नहीं होता है। तो बच्चों ये तो था हमारा न्यूक्लिक अम्ल के विषय में कि न्यूक्लिक अम्ल के घटक क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल का क्लासिफिकेशन क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा दिया। अब इसके बाद में थोड़ा सा टॉपिक बचता है वो आरएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए के टाइप। जैसा कि आप जानते होंगे कि आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो ट्रांसफर, एक मैसेंजर्स, इसी टाइप के आपके आरएनए होते हैं। और डीएनए की एक स्ट्रक्चर है वाटसन एवं क्रिक मॉडल। तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल में आपको डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना बनानी होती है। बच्चों फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे और आरएनए का जो वर्गीकरण है उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और बच्चों कमेंट जरूर कर दिया करो कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।